रिबेलियंस एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री बाय सतीश चंद्रा जी। ये जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको उस सब्जेक्ट की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बुक उसके लिए बहुत अच्छी है। इसमें हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 13। तो उसका मतलब ये है कि चैप्टर 12 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहे तो चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिबेलियन एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर। कि मुगल एम्पायर अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्पायर रह चुका है, जैसे कि हम बार बार हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं। अब उसमें कुछ ना कुछ तो रिबेलियंस भी हुए होंगे, उसका साथ फिर फर्दर एक्सपेंशन कैसे हो, वो सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 13 रहेगा हमारा। ऑलरेडी इससे पहले इस चैप्टर के काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं, तो आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो देखते हैं मुगल एम्पायर में किस तरह की जो रिबेलियंस हुए और उसका जो एक्सपेंशन है वो किस तरह से हुआ। सबसे पहले बात करते हैं द न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। देखिए, अकबर के टाइम पे एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक नया चेंज हमें देखने के लिए मिल रहा था, जिसने उसके इस एडमिनिस्ट्रेशन के बलबूते पर ही वो हम कहते हैं ना कि जो एक पूरा उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए वो अपने आप में एक पावरफुल जो एम्परर वो बन पाया। एट डिस्क्राइब्ड अबव एंड इम्प्लाइड टाइटनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ग्रेटर कंट्रोल ओवर द नोबल्स। उसने ना केवल अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रांग बनाया, यहाँ तक कि जो उसके नोबल्स थे, इससे पहले क्या होता था कि नोबल्स को अच्छी खासी पावर दी जा रही है, कोई उनसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है कि वो अपनी पावर से वो गलत यूज़ तो नहीं कर रहा है। इसके टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। इसने नोबल्स के ऊपर एक अच्छी कंट्रोल, मतलब एक अच्छा कंट्रोल बना के रखा। लोगों का जो इंटरेस्ट था, मतलब उनके क्या फ़ायदे हैं, उनके लिए क्या नुकसान है उनके लिए, उस पर पूरा कंट्रोल जो अकबर है उसने डायरेक्टली इन सब चीज़ में पार्टिसिपेट किया। उसने किसी के ऊपर नहीं छोड़ा। इट वॉज देयर फॉर नॉट लाइकिंग ऑफ मैनी नोबल्स, क्योंकि पहले जो लोग थे वो ऐसे ही करते थे। बहुत सारे नोबल्स क्या होते थे कि वो अपने फायदे के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं और एम्पर को ये बात पता ही नहीं है। तो अकबर के टाइम पे वो चीज़ें नहीं हुई। इसने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया उन सब चीज़ों की तरफ। सेंटिमेंट्स ऑफ रिलीजनल इंडिपेंडेंस वर स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड पर्टिकुलरली इन एरिया सच एज गुजरात, बंगाल, बिहार। अभी देखिए, अकबर के टाइम पे कुछ एरियाज ऐसे थे जो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, जिनमें कुछ एरिया थे जैसे गुजरात हो गया, बंगाल, बिहार, ये बराबर स्ट्रगल कर रहे थे कि कुछ भी करके भाई हम क्या हो जाए, हम सेपरेट किंगडम बन जाए। इन राजस्थान राणा प्रताप स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना, राजस्थान में राणा प्रताप थे जो स्ट्रगल कर रहे थे। इन दिस सिचुएशन अकबर हैड टू डील विद अ सीरीज ऑफ रिबेलियन। तो इस चक्कर में अकबर को बहुत सारे जो रिबेलियंस है वो इनसे यहाँ पर डील कर रहा था। गुजरात रिमेन इन अ स्टेट ऑफ अनरेस्ट फॉर 2 years ड्यू टू अ बिड फॉर फ्रीडम बाय अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओल्ड रूलिंग डायनेस्टी। गुजरात में कम से कम 2 साल तक जो चीज़ें हैं बहुत ही यहाँ पर पूरी तरह से अनस्टेबल रही, क्योंकि वही था, वॉर चल रही थी। वो मान नहीं रहा था अकबर की अधीनता को अपनाने के लिए, और अकबर को तो ये था कि मुझे पूरे एम्पायर को क्या करना है, कंसोलिडेट करके रखना है। और कंसोलिडेट करने का मतलब उसके लिए ये था अकबर के लिए कि फिर मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आप मेरी बात आराम से मान जाओ, ठीक है, फिर आप अपने जो आपका स्टेट है आप अपने हिसाब से चलाओ उसको, बस वही रेवेन्यू वगैरह का चक्कर था, वो किंग के पास आना चाहिए। तो ये चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर वो जो दूसरे जो स्टेट के रूलर्स थे वो भी ये चाहते थे कि भाई हम इंडिपेंडेंटली रूल करें, कोई ज़रा सी इंटरफेरेंस हमें चाहिए ही नहीं। अकबर उस चीज़ के लिए बिल्कुल साफ साफ मना करता था। तो इस तरह से जो गुजरात है उसने पूरे 2 साल तक वहाँ पर उथल पुथल मची रही। द मोस्ट सीरियस रिबेलियन ड्यूरिंग द पीरियड वॉज इन बंगाल एंड बिहार। दूसरी तरफ गुजरात में तो झगड़े चल ही रहे हैं, दूसरी साइड बंगाल और बिहार में अपने झगड़े चल रहे हैं, है ना, जौनपुर वाले एरिया में। द मेन कॉज क्या था बंगाल और बिहार में झगड़े का, वो था दाग सिस्टम और ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेज ऑफ द जागीरदार। देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि जैसे अलाउद्दीन के टाइम, खिलजी के टाइम से शुरू हुआ था ये दाग, और जो पूरा ये चेहरा वगैरह बना के एक आइडेंटिटी रखते थे कि भाई कौन कितने घोड़े हैं किसके पास, और उसके पास इतने घोड़े हैं तो उस पर जो राजशाही हम बोल सकते हैं ना कि एक जो रॉयल हॉर्स होता था उसके ऊपर ना एक वो लगा दिया करते, कुछ निशान बना दिया करते थे, जिससे कि ये पता चल जाए कि हाँ भाई ये क्या है, ये जो एम्पर है ये उन्हीं के अंडर ये हॉर्स है, जिससे कि कुछ भी करे कोई करप्शन ना हो पाए, ऐसे होता था। तो ये दाग सिस्टम है ना, और जो चेहरा सिस्टम ये था, ये जागीरदारों के लिए अप्लाई कर दिया, जिससे कि वो कुछ भी हेर फेर ना कर पाए। अब जो जागीरदार थे वो बड़े इस चीज़ से चिड़े बैठे थे कि भाई ये बहुत इंटरफेरेंस करता है, मतलब इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है इसका, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। तो इसीलिए जो बंगाल और बिहार के जागीरदार थे वो बार बार क्या करते रहते थे, विद्रोह करते रहते थे। द डिसकॉन्टेंट वॉज फेंड बाय सम रिलीजियस डिवाइन हु वर अनहैप्पी अकबर्स लिबरल व्यूज़। दूसरी तरफ कुछ ऐसे उलेमास थे जो अकबर की इस चीज़ से उन्हें बड़ी दिक्कत थी कि जो अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थे, बड़े लिबरल व्यूज़ थे इसके सब धर्मों को लेकर, तो उनको पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि एक इस्लामिक डोमिनेशन हो पूरे भारत में, तो वो ये चाहते थे। जबकि अकबर क्या था, वो रिलीजियस टॉलरेंस वाला इंसान था भाई, कि वो सब धर्मों को पूरी खुली आज़ादी दो। अब जो कुछ उलेमास थे वो इसलिए अकबर के हमेशा खिलाफ रहते थे कि जब भी कोई अकबर कोई फ्री ग्रांट्स वगैरह देता था, है ना, या लैंड से कोई भी रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो सबको बराबर कर दिया करता था, चाहे कोई भी धर्म हो, है ना, सबको
बराबर की पॉलिसी उसने बना रखी थी। तो वो जो उलेमास थे वो बोलते थे कि क्या है, ये इलीगल है, ऐसा मानते थे। दूसरी साइड अकबर का जो हाफ ब्रदर था मिर्ज़ा हकीम, जो रूलर था काबुल का, ये भी अपना अलग ही चल रहा है इसका, है ना, ये भी रिबेलियन कर रहा है। हेल्ड आउट द होप ऑफ इन्वेडिंग द पंजाब, क्योंकि इसका मकसद था कि कुछ भी करके पंजाब में जाऊं और उसको जीत लूं। अ लार्ज नंबर ऑफ अफगान्स इन द ईस्टर्न पार्ट वर सिलन एट द लॉस ऑफ द अफगान पावर एंड वर एवर रेडी टू जॉइन अ रिबेलियन। दूसरी तरफ बंगाल बिहार में जो रूलर थे, अफगान रूलर थे, उनको बार बार अकबर हरा दिया करता था। वो अलग गुस्से में बैठे हुए थे, उनको तो मौका चाहिए था कि भाई जैसे ही अकबर का कोई दुश्मन हमें मिले हम उसको अपना दोस्त बनाएं और अकबर पर अटैक कर दें। तो यहाँ पर इन अफगानों ने अपना जो दोस्त है वो किसको चुन लिया, वो इस बेवकूफ़ मिर्ज़ा हकीम को वो अपना रूलर बना बैठे कि भाई हमारे तो आप ही हो, जो कुछ भी हो और कुछ भी करके अब अकबर को हटाना है। तो ये इसके साथ मिलकर रिपेलियन कर रहे थे। देखिए ये मैप है, इस मैप को आप देख सकते हो, ये खासकर जो लोकेशन है इसको थोड़ा अपने माइंड में क्लियर रखिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है, तो हेल्प हो जाता है चीज़ों को याद रखने में। जैसे कि ऊपर दिया हुआ ये कश्मीर वाला एरिया है, कश्मीर हो गया, इधर लाहौर हो गया, ये अजमेर हो गया। ठीक है, पूरे 12 साल तक जो अकबर है वो यहीं पर ही फंसा रहा, इन्हीं के जो दंगे कर रहे थे ये नहीं सेटल करता रहा। ये आपका ये बांग्ला है ना, जो अभी आपका बांग्लादेश है, बिहार, ये पूरा आप इस मैप को देख सकते हो नीचे तक, ये विजयनगर, ठीक है, यहाँ तक ये। द रिबेलियन केप्ट द एम्पायर डिस्ट्रैक्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर। इस तरह से हुआ क्या, जो पूरी एम्पायर थी पूरी तरह से भाई लड़ाई झगड़े होंगे तो पीसफुली तो कोई काम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से पूरा डिस्टर्बेंस चला 2 साल तक के लिए। और अकबर वॉज फेस्ड विद वेरी डिफिकल्ट एंड द डेलिकेट सिचुएशन। तो डिफिकल्टी तो भी सबके लिए होगी, आज भी अगर आपके आस पड़ोस में कोई झगड़ा करता रहे आपसे तो आपके चैन से बैठ जाओगे। ड्यू टू द mishandling of the situation by local officials, Bengal, almost the whole of Bihar passed into the hand of the rebels who proclaimed Mirza Hakim as their ruler। जैसे कि मैंने कहा ना कि ये जो लोग थे बिहार के, जो अफगानी थे, जो बड़े चिड़े बैठे थे और कुछ जागीरदार जो चिड़े बैठे थे अकबर से कि बहुत हमारे मामलों में टांग अड़ाता है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने मिर्जा हकीम को कहा कि हमारे तो आप ही हो, जो कुछ हो, है ना, अकबर को यहाँ से आओ और इसे अकबर को भगाओ। जो उलेमास थे उन्होंने क्या करा, फतवा निकाल दिया अकबर के खिलाफ, कॉलिंग ऑन द फेथफुल टू टेक द फील्ड अगेंस्ट अकबर। तो ये सारी चीज़ें अकबर के खिलाफ होनी शुरू हो गई थी। अकबर डिड नॉट लूज हिज नर्व, है ना, अकबर भी कोई पीछे हटने वाले इंसान में से तो था नहीं। ही डिस्पैच ऑफ फोर्स अंडर टोडरमल अगेंस्ट बंगाल और बिहार। उन्होंने टोडरमल से कहा कि आप जाओ बिहार और बंगाल में, ठीक है। और दूसरा जो राजा मानसिंह थे उनसे कहा कि आप जाओ किस पर, मिर्जा हकीम के ऊपर अटैक करने के लिए। टोडरमल निकल पड़े, है ना, अपने साथ एक बहुत ही बड़ी सी आर्मी लेके, और बहुत ही बहादुरी के साथ इन्होंने जो ईस्ट में जो सिचुएशन बिगड़ी पड़ी थी उसको कंट्रोल में किया। बिफोर मिर्जा हकीम इन्वेजन टुक प्लेस, इससे पहले कि मिर्जा हकीम आके ये ईस्ट की सिचुएशन को और बिगाड़। देखो मिर्जा हकीम कहाँ बैठा था, मिर्जा हकीम बैठा था यहाँ पर, ये आपको जिस तरह से मान लो ये बंगाल बिहार हो गया इधर, ये आपका लाहौर वाला पार्ट हो गया, काबुल वाला पार्ट हो गया, तो मिर्जा हकीम यहाँ बैठा हुआ था। मिर्जा हकीम जो यहाँ थे, ये इसके चाहने वाले ये यहाँ बैठे हुए थे। इनको लगा था कि मिर्जा हकीम हमारे लिए यहाँ आएगा और फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो यहीं से बैठे बैठे ये लोग अपनी खबरें इस तक पहुंचा रहे थे और इसको अपना ये एम्पर मान चुके थे। लेकिन यहाँ पर इससे पहले कि मिर्जा हकीम यहाँ पर पहुंचता, टोडरमल ने बिल्कुल इनका खात्मा कर दिया, खत्म, इनकी जो पावर्स है उसको पूरी तरह सप्रेस्ड कर दिया। अब आगे देखते हैं। मिर्जा हकीम एडवांस्ड ऑन लाहौर विद 15,000 हॉर्सेस। तो मिर्जा हकीम अभी कहाँ तक पहुंचा था, सिर्फ लाहौर तक पहुंचा था 15,000 घोड़ों की फोर्स के साथ, बट कुड नॉट टेक द सिटी ड्यू टू द स्टाउट डिफेंस बाय द राजा मानसिंह। लेकिन एक छोटी सी जगह, छोटा सा शहर भी ये अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया था, क्योंकि यहाँ पर कौन मिल गए इसे, राजा मानसिंह और भगवंत दास, है ना, और जिनका आपको पता ही था कि ये तो लड़ने में बहुत तेज थे भाई। हिज होप्स दैट द लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स इन द पंजाब वुड रिबेल एंड जॉइन हिम वर आल्सो ब्लीड। मीनवाइल अकबर मार्च्ड ऑन लाहौर विद अ वेल डिसिप्लिन फोर्स ऑफ 50,000 हॉर्सेस। तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे यहाँ पर जो मिर्जा हकीम की मदद कर रहे थे। फिर यहाँ पर अकबर भी पहुंचे लाहौर एक बहुत ही बड़ी आर्मी लेके, 50,000 हॉर्सेस की, एंड मिर्जा हकीम हैड नो ऑप्शन बट टू बीट अ हैशी रिट्रीट, है ना, और मिर्जा हकीम हम यहाँ हारेंगे ही हारेंगे। अकबर क्राउंड हिज सक्सेस बाय मार्चिंग टू काबुल। अब यहाँ पर जब अकबर जीत गए तो उन्होंने अपनी सक्सेस को काबुल तक वो लेकर गए। मिर्जा हकीम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अकबर सुजर्निटी। लेकिन मिर्जा हकीम अभी भी इतना बेशरम इंसान था कि हार चुका था, लेकिन इसको पता था कि कुछ दम वम रहा नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी अकबर को की जो सुजर्निटी है उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। एंड टू कम टू पे पर्सनल एलिजेंस टू हिम एंड द इंडियन नॉबल्स एंड सोल्जर्स वर बिकम रेस्टिव एंड अकबर हैंडेड ओवर काबुल टू हिज सिस्टर। तो अकबर ने यहाँ पर क्या करा, जो काबुल उसने जीता उसने अपनी बहन को दे दिया। आपने जोधा अकबर तो देखा ही होगा सीरियल, उसमें उसकी बहन भी दिखाता है। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा हो जाता है कि वो कम्पीट कर रही है उसके साथ, अकबर के साथ, कि इसको हटाऊंगी, सब कुछ मेरा है। ऐसा कुछ होता नहीं होगा, है ना, होता तो देखो पढ़ने के लिए मिलता कुछ ना कुछ। तो उसने बस यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने जो काबुल है वो अपनी बहन को दे दिया बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया, इंडिया आने से पहले। द हैंडलिंग ओवर ऑफ किंगडम टू अ वुमन टू वॉज अ सिम्बलिक ऑफ अकबर्स ब्रॉड माइंडेडनेस। देखिए जिस टाइम पे जो वुमेंस थी उनको सिर्फ पर्दा सिस्टम के अंदर रखा जाता था, पर्दा के अंदर रखा जाता था, उस टाइम पे अकबर ने काबुल को जीत के अपनी बहन को दे दिया। तो उससे पता चलता है कि वो एक ब्रॉड माइंडेड और लिबरल सोच वाला इंसान था।
Akbar's trump over his opponent was not only a personal success but also showed that the new system was beginning to strike root. देखिए यहाँ पर जो ये अकबर को जीत मिली थी ना, ये इसके अकेले की जीत नहीं थी, क्योंकि इसका साथ देने वाले यहाँ बहुत लोग थे। तो यहाँ पर ये जीत थी सबकी, और कहीं ना कहीं एक नया सिस्टम चल गया था। देखो, अकबर को बहुत वफादार जो राजपूत थे वो मिल गए थे, और जो राजपूत थे उनको अकबर बहुत इज्जत दिया करता था। तो ये मिला जुला के सबकी जीत थी, सब खुश थे। ही वॉज ड्रॉन टू द डेक्कन इन विच ही हैड बिगेन नॉट इंटरेस्टेड। अब धीरे धीरे अकबर डेक्कन की तरफ भी जो उसका इंटरेस्ट है वो बढ़ने लगा। अभी तक अकबर का कोई इंटरेस्ट नहीं था डेक्कन को लेके, लेकिन अब उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ने लगा। बट बिफोर ही कुड डू एनीथिंग द सिचुएशन इन द नॉर्थ वेस्ट क्लेम्ड हिज अटेंशन। अब इससे पहले कि वो डेक्कन की साइड बढ़ता, उसका ध्यान खींच लिया किन्होंने, जो सिचुएशन बिगड़ चुकी थी नॉर्थ वेस्ट में। हुआ क्या, अब्दुल्ला खान उज़्बेक, ठीक है, जो काफ़ी लंबे टाइम से हेरिडिटरी एनिमी बोल सकते हो मुगलों का, इसने क्या कर दिया, इसने जो अपनी पकड़ है सेंट्रल एशिया में काफ़ी धीरे धीरे ये मजबूत बनाता जा रहा था। ही ओवर एन बदशान विच हैड बीन रूल्ड बाय द तिमोरिड। ये यहाँ पर भी पहुँच गया था, जो बदख्शान था यहाँ पर भी पहुँच गया था, जिसे अभी तक रूल कर रहे थे तिमोरिड्स। काबुल अपियर टू बी द नेक्स्ट, और आगे जो उसकी नज़र थी अब्दुल्ला खान की, वो थी काबुल के ऊपर। अब काबुल किसके अंडर था, काबुल तो मुगलों के अंडर था। बोथ मिर्जा हकीम एंड द तिमोरिड प्रिंसेस आउटसाइड फ्रॉम बच खान नाउ अपील टू अकबर फॉर हेल्प। अब ये मिर्जा हकीम आ गया अपनी औकात पे, पहुंच गया अकबर के पास कि भाई हमारी मदद करो, वरना तो इसे भी जीत लेगा ये जो अब्दुल्ला खान है। बट बिफोर ही कुड एक्ट मिर्जा हकीम डाइड, है ना, लेकिन इससे पहले कुछ हो पाता, जो मिर्जा हकीम है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये उसका क्या कहते हैं, शराब वगैरह का शौकीन इंसान था, ड्रिंकिंग वगैरह किया करता था बहुत ज़्यादा, और लिविंग काबुल इन अ स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर ड्रिंक करने से भाई मिर्ज़ा हकीम तो निमट लिए। अब उसके बाद जो काबुल है उसकी हालत ऐसी हुई कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, वहाँ पर चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं। नाउ अकबर ऑर्डर्ड मान सिंह टू मार्च टू काबुल। अब अकबर ने भेजे मान सिंह को कि भाई काबुल जाओ, चीज़ें सुधारने की कोशिश करो, और खुद कहाँ पर गए, अटॉक, ठीक है ना, जो रिवर इंडस पर था। इन ऑर्डर टू ब्लॉक ऑल द रोड टू द उज़्बेक। सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने जो रोड्स थी उनको ब्लॉक कर दिया, जैसे कि जो उज़्बेक है वो कश्मीर तक, क्योंकि उनका जो अगला टारगेट था वो कश्मीर था अटैक करने का, जो उज़्बेक्स थे। तो इन्होंने सबसे पहले वो कश्मीर का जो आने वाला रोड था उसी को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, बलूचिस्तान को कर दिया। द होल ऑफ कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख, बल्टिस्तान, ठीक है, जो अभी आपका तिब्बत बुर्ज खुर्द वाला एरिया है, केम अंडर मुगल डोमिनेशन। अब जब रास्ता ही बंद कर दिया तो कोई आ ही नहीं पाएगा, तो जितना भी जो एरिया था कश्मीर का, बलूचिस्तान का, ये सब किसके कंट्रोल में आ गया, ये मुगलों के कंट्रोल में आ गया। यहाँ तक कि जो ये बल्तिस्तान था का जो चीफ था, इसने अपनी बेटी की शादी किससे करवा दी थी, सलीम से करवा दी थी, है ना, अकबर का जो बेटा था उससे शादी करवा दी थी। एक्सपेडिशन वर ऑल्सो सेंड टू क्लियर द खैबर पास, है ना, खैबर पास पे भी कुछ ट्राइब्समैन थे, है ना, वहाँ खैबर पास के आसपास, ये भी बड़े रिबेलियन वगैरह करते रहते थे। तो इसको बंद करवाने के लिए अकबर ने एक और एक्सपेडिशन भेजा, लेकिन इस एक्सपेडिशन में क्या हुआ, जब खैबर पास के लिए एक्सपेडिशन गया, इसमें जो अकबर के बहुत ही खास थे राजा बीरबल, उनकी डेथ हो जाती है। बट अफगान ट्राइब्समैन वर ग्रेजुअली फोर्स्ड टू सबमिट। The consolidation of the northwest and fixing a scientific frontier of the emperor were two of the major condition of Akbar। तो अकबर के लिए कोई आसान नहीं रहा पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कंसोलिडेट करके रखना, काफ़ी मुश्किल रहा। लेकिन बाद में देखिए उनके सिंध भी इनके हाथों में आ गया। तो सिंध का मतलब था हाथों में आना, कि मतलब अब ये रिवर इंडस का यूज़ करके जो ट्रेड वगैरह है वो ओपनली कर सकते हैं पंजाब तक के एरिया में। एंड अकबर स्लेड एट लाहौर टिल 1598, और जब तक ये पूरा मामला शांत नहीं हो गया 1598 तक, जो अकबर है वो लाहौर में रहे। व्हेन द डेथ ऑफ द अब्दुल्ला उज़्बेक फाइनली रिमूव द थ्रेट। कब तक रहे, जब तक जो अब्दुल्ला था जिसकी तरफ से ये खतरा बना हुआ था, जो उज़्बेक था अब्दुल्ला, जब तक इसकी तरफ से खतरा बना हुआ था और जब तक इसकी डेथ नहीं हो गई, तब तक जो अकबर है वो लाहौर में रहे। ओके, आफ्टर सेटलिंग द अफेयर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, अकबर टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड द अफेयर्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। अब जब वहाँ का मामला हो गया शांत नॉर्थ वेस्ट का, अब अकबर का ध्यान जाता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में क्या हो रहा है और डेक्कन में क्या हो रहा है। उड़ीसा विच वॉज एट टाइम द डोमिनेशन ऑफ अफगान चीफ। इस टाइम पे जो उड़ीसा था वो अफगान चीफ के कंट्रोल में आता था। इसको किसने जीत लिया, राजा मान सिंह ने जीत लिया, क्योंकि राजा मान सिंह गवर्नर थे कहाँ के, बंगाल के। मान सिंह ने और क्या कॉन्क्वाइट किया, कूच बिहार को किया, और कुछ ईस्ट बंगाल का पार्ट था इसको इंक्लूड किया, जिसमें डाका है ना भी आता था। मिर्ज़ा अजीज़ कोका जो फॉस्टर ब्रदर थे अकबर के, इन्होंने काठियावाड़ को, है ना, जो काठियावाड़ है आपका वेस्ट में, उसको कन्क्वायर किया। खाने खाना मुनीम खान वॉज डिप्यूटेड टू डेक्कन, और जो खाने खाना मुनीम खान थे वो कहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे, डेक्कन वाले एरिया को, ठीक है, किसके साथ, प्रिंस मुराद के साथ। पता ना मुराद कौन था, ये भी अकबर का बेटा ही था और सलीम का भाई था। तो ये डेक्कन वाले एरिया को संभाल रहा था। तो यहाँ पर जो मुनीम खान थे उन्होंने प्रिंस मुराद के साथ मिलकर ये डेक्कन वाले एरिया को कंट्रोल किया। द डेवलपमेंट इन द डेक्कन वुड बी डील्ड विद इन सेपरेट चैप्टर। ये चीज़ें हम डेक्कन वाली अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी हमें
क्या देखना है कि मुगल कंट्रोल हैड बीन एक्सटेंडेड अप टू द अहमदनगर। तो आपको इतना जानना है कि जो मुगल कंट्रोल था पूरा अहमदनगर तक पहुंच चुका था, ब्रिंगिंग द मुगल इनटू डायरेक्ट कंट्रोल विद द मराठास फॉर द फर्स्ट टाइम। और यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि जो मराठा और मुगल है वो पहली बार कांटेक्ट में आए जब अहमदनगर को कंट्रोल किया गया। Thus, the political integration of North India has been achieved by the turn of the century and the Mughal had started the penetration of Deccan. तो नॉर्थ इंडिया में जब पूरी तरह से सब चीज़ें इंटीग्रेट हो गई उसके बाद मुगल थे, उन्होंने स्टार्ट किया पेनिट्रेशन कहाँ पर, डेक्कन में, डेक्कन की तरफ ध्यान गया उनका। बट व्हाट वाज इवन मोर इंपॉर्टेंट द कल्चरल एंड द इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल। और डेक्कन को कंट्रोल करने का मतलब ये था कि सिर्फ डेक्कन का कंट्रोल ही नहीं किया गया बल्कि जो कल्चरल और जो इमोशनल इंटीग्रेशन था लोगों का, उसमें हमें एक मतलब उन दोनों का ही हमें एक इंटीग्रेशन देखने के लिए मिला। क्योंकि देखो नॉर्थ के लोग अलग थे, साउथ के अलग थे, दोनों का कल्चर में बहुत फ़र्क था। लेकिन जब दोनों आपस में मिले, अब ऐसा था नहीं कि पूरे टाइम लड़ते ही रहे, एक ना एक टाइम ऐसा आता है कि चीज़ें शांत हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती हैं। तो वहाँ पर जो दो अलग अलग जो कल्चर होते हैं वो आपस में मिक्सअप होते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, कोई नया कल्चर निकल कर आता है, कुछ इंटीग्रेशन हमें देखने के लिए मिलता है। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली जब मुगलों ने इंटरेस्ट दिखाया डेक्कन में। ओके, तो इस तरह से एक नया जो हम बोल सकते हैं कुछ नए चेंजेस डेवलप हुए। तो ये था हमारा पूरा आज का टॉपिक कि किस तरह से एक्सपेंशन हुआ, किस तरह से रिबेलियन हुए, उनको किस तरह से सप्रेस किया गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर चाहे तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा टुवर्ड इंटीग्रेशन, स्टेट, रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।